जय हिंद क्लास। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार एसआई का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अध्ययन सागर वाला सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पर सेम लोगों के साथ आप लोग को वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या आपको कमेंट सेक्शन में भी इस टेलीग्राम लिंक पिन कर दिए हैं, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा करके डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं और सभी क्लासों का पीडीएफ आप लोग फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं पूरे एक्सप्लेन के साथ, पूरा व्याख्या के साथ। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट नंबर 1-2 को कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर्स का वन लाइनर भी पूरा कंप्लीट एसपीडी करंट अफेयर्स का कवर करते चलते हैं। और जल्द ही आप लोग के लिए जो है सो 15,000 से भी प्लस जो एमसीक्यू जो पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक, यानी लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और उसका कुछ पार्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं और इस सभी का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से जा करके इसको डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग को देख रहा होगा पहला नंबर प्रश्न है कि सैनागार, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो सैनागार, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय होता है कि सबसे पहले होता है यौगिक। क्या होता है? सबसे पहले होता है यौगिक, उसके बाद होता है रूढ़ और तब लास्ट में आता है योग रूढ़। क्या आता है? योग रूढ़ आता है। ठीक है, तो यही हमको कतार में यानी पंक्ति में खोजा था कि योग रूढ़ इनमें से क्या होगा। तो पहले यौगिक, उसके बाद रूढ़, उसके बाद योग रूढ़। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी समास है, तो मृगनयनी समास इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो मृगनयनी समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। कर्मधारय जो है वो मृगनयनी समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मृगनयनी समास विग्रह मृग के समान नयन वाले। मृग मतलब क्या होता है? तो मृग मतलब होता है हिरण। हिरण यानी हिरण के नयन, हिरण के आंखों जैसी समान वाली, यह कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों पानी परना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घरे पानी परना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घरों पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। यानी इसको वाक्य में हम लोग प्रयोग करेंगे तो जब रमेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसे घरों पानी पर गया था। मतलब कोई चोरी करते समय पकड़ा गया तो वहाँ पर देखते हैं कि उसका जो है समझ सकते हैं कि उस पर जो है न जाने उन पर क्या विपत्ति आ चुकी होती है। इस तरीके से उनका सर जो है नीचा हो जाता है लज्जित होकर के। ठीक है, जब अचानक पकड़े जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह काम करना मेरी मजबूरी है। और इसको क्या हम कैसे बनाएंगे? तो इसको ट्रांसलेट करना है किसमें? इंग्लिश में करना है। ठीक है, तो यह काम करना मेरी मजबूरी है, इस वाक्य को इंग्लिश में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह काम करना मेरी मजबूरी है। यह काम करना मेरी मजबूरी है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज माई कंपल्सन। इट इज माई कंपल्सन। और फिर यह काम करना मेरी मजबूरी है, तो यह मेरी मजबूरी है का तो ये हो गया यह मेरी मजबूरी है। यह मेरी मजबूरी है, मजबूरी है, ये मजबूरी है, ये हो गया इसका यह मेरी मजबूरी है। तो इट इज माई कंपल्सन। फिर यहाँ पर कहता है कि यह काम करना, तो इस काम करना का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा टू डू दिस वर्क। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कह सकते हैं कि इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। तो इसको लिख सकते हैं, अगर दोनों को जोड़ सकते हैं तो लिख सकते हैं इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस
वर्क, दिस वर्क, ये हो जाएगा। तो देखिए इट इज़ माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क किस ऑप्शन में दिया गया है, इट इज़ माई कंपल्सन टू दिस वर्क ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। थोड़ा सा आवाज़ आप लोग को चेंज लग रहा होगा, बदला तो थोड़ा सा फीवर है, ठीक है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इससे आवाज़ आप लोग को क्लियर जा रहा होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस एडवाइजिंग मी ही हैव मी मनी। तो इसको क्या करना है कि प्रीपोजिशन में और सुटेबल के साथ इसको अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साइड्स, क्या हो जाएगा, बी साइड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 जो है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र संस्था व्यवस्था है जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव की संचालन करने का काम करता है। तो निर्वाचन आयोग जो होता है ये 324 के तहत ये चुनाव को संचालन करने का काम करता है, इसका कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। मतलब क्रम से सजाना है कि सबसे पहले किस राज्य का जो है वो गठन हुआ था, किस राज्य का सबसे पहले स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, तो सबसे पहला है AP यानी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है, ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पर दिया गया है हरियाणा आ जाएगा। अगर इस पाँचों राज्य में देखें तो इसमें हो जाएगा HR लिख देते हैं, समझिएगा आप लोग हरियाणा। हरियाणा का स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में। तो 53 के बाद 1966 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा स्थान यहाँ पर दिया गया है किसका, तो इसको हम 2 न बना लेते, इसको 2 हो जाता HR, और HR की स्थापना कब हुआ, 1966 में। तीसरा स्थान पर कौन आ जाता है, तो तीसरा स्थान पर हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश, यानी कि लिख देते हैं HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुआ था। और चौथा स्थान पर कौन आ जाता है, तो ये आ जाता है त्रिपुरा। चौथा स्थान पर आ जाता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की स्थापना कब हुआ था, तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिपुरा, यानी कि TP 1972 में हुआ था। और पाँचवा स्थान जो आ जाता है वो आ जाता है सिक्किम का, यानी सिक्किम, SK लिख देते हैं सिक्किम। और सिक्किम की स्थापना कब हुआ था, तो सिक्किम का स्थापना हुआ था 1975 में, 1975। तो यानी हम लोग देखें 1953, 1966, 1971, 1972 और 1975। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी 1 वाला हो जाएगा। दूसरा स्थान पर 1966 यानी HR हो जाएगा, यानी हरियाणा। तो 1 के बाद हो जाएगा 1, 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है हिमाचल प्रदेश, तो इसमें आ जाएगा 2, तो 1, 3, 2 हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्थान आ रहा है त्रिपुरा का, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1, 3, 2, 5, और लास्ट में आ जाएगा 4। तो यानी कि 13, 25, 13, 25 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 12 है तो गलत हो जाएगा, 13, 25, 13, 25 है, 13, 25, 4 यही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी आप लोग को राइट आंसर है। ठीक है, यानी हम लोग इसको देख लिए कि आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुआ था। ठीक है, जो भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित हुआ था। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, तो 1971 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में। हरियाणा की स्थापना कब हुआ, 1966 में। हरियाणा की स्थापना 1966 में। और यहाँ पर त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की स्थापना कब हुआ है, तो इसको हुआ है 1972 में, 1972। और सिक्किम की स्थापना 1975 में, सिक्किम की स्थापना 1975 में। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक हो जाएगा। तो भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक का जो उल्लेख है
वो किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148। तो इसका ए का हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो किस में है, तो 280 यानी कि इसका बी का 2 हो जाएगा, ये सही है। प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख जो है 324 ए के है, 323 के ए में है, तो सी का हो जाएगा 4, तो सी का हो जाएगा 4। और संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 315 में, तो इसका हो जाएगा 1, यानी कि 3241 किस ऑप्शन में है, 3241 देखेंगे तो 3241 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसे रीट को जारी कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रीट जो है किसे जारी करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो कोई भी राजनीतिक दल है उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह राज्य में या तो लोकसभा या अथवा विधानसभा में कम से कम 6% वोट को प्राप्त करे, तब कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी को जो है, कोई भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाएगा। तो क्राइटेरिया यह है कि वह पार्टी जो है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो सकता है, वो राज्य में या तो लोकसभा या तो विधानसभा में, तो राज्य के लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 6% वोट जो उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा, तब राजनीतिक पार्टियां से उन्हें क्षेत्रीय दल की पार्टियां मान्यता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत इसे अभी तक इसका यूज नहीं किया गया है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 का प्रयोग जो है अभी तक नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यह अनुच्छेद में क्या कहा गया है, तो देखिए यह अनुच्छेद 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपात की उद्घोषणा है, जो राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्वायत्व या जो है वो साख को खतरा है। साख का मतलब क्या होता है, तो साख का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, साख का मतलब क्या होता है, तो साख का मतलब होता है विश्वास का खतरा हो, तब जाकर के ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है उद्घोषणा किया जाता है। ठीक है, और वित्तीय आपात का घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है उनकी स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो अभी तक इसका लागू नहीं किया गया और नहीं यूज किया गया। 12 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें यहाँ पर दिया गया है संविधान की अनुसूची है और यहाँ पर विषय दिया है, तो किस किस से संबंधित है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि चतुर्थ संविधान की चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है यानी किसका जिक्र है, तो ये है राज्यसभा का उल्लेख। किसका है, राज्यसभा। तो ए का हो जाएगा 3 यानी राज्यसभा का उल्लेख। षष्ठम अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो षष्ठम अनुसूची में जो है वो किसका उल्लेख है, जनजातीय आयोग। तो ये हो जाएगा जनजातीय का उल्लेख जो है षष्ठम यानी कि 6ठी अनुसूची में है। वहीं पर हम लोग देखें कि अष्टम यानी 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। किसका, भाषा। तो ये हो जाएगा 2। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 1 यानी हो जाएगा 34 पहले 3 है तो 3 पहले हो जाएगा, 4 बाद में, फिर 2, फिर 1 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा। यानी हम लोगों ने देखिए जो चौथी अनुसूची है इसका उल्लेख किससे है भाई, तो राज्यसभा से। और जो षष्ठवीं यानी 6ठी अनुसूची है इसका उल्लेख किससे है, तो ये 6ठी अनुसूची का उल्लेख जो है ये हो जाएगा जनजातीय से। 8वीं अनुसूची का उल्लेख किससे है, तो राज्य यानी भाषा से। और भारतीय संविधान के में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं, ये 22 भाषा हैं, ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए। और 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भूमि सुधार से है, तो ये हो जाएगा हमारा 34-21 किस ऑप्शन में है, 34-21, ये तो गलत हो जाएगा, 34-21 ऑप्शन नंबर सिर्फ सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसद में शून्यकाल का समय होता है, तो संसद में शून्यकाल होता है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच, 1 बजे तक। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका हम लोग उल्लेख करें कि संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है और शून्यकाल जो होता है वो प्रश्नकाल के पश्चात, यानी प्रश्न जो पूछा जाता है सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे से पहले तक, उसके बाद जो होता है वो दोपहर का जो है शून्यकाल माना जाता है, जब सब लंच करते हैं। तो जब लंच करते हैं सब, जब छुट्टी पर रहते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान 32 के अनुच्छेद 32 को आत्मा कहे हैं। आर कहता है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ए और आर में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर जो है वो दोनों के दोनों सही है, लेकिन ए जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। क्या करता है? आर करता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आत्मा कहते हैं, ये सही है। लेकिन ए का जो सही स्पष्टीकरण कहता है कि अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार को प्रावधान करने का कार्य करता है। तो उसके बारे में ये उल्लेख करता है, व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि, तो तेल की छोटी सी बूंद जल पर तैरने का कारण है कि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है तेल से। तो तेल से जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण तेल जो है वो जल के सतह पर फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। ठीक है, पानी का पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होता है, तेल से अधिक होता है, इसलिए जब पानी में तेल डालते हैं हम लोग तो पानी के पृष्ठ तनाव का अधिक मान सभी दिशाओं में तेल को खींच लेता है, इसीलिए तेल पानी की सतह पर फैल जाता है। यानी कि आप इस तरीके से कोई बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, जब इसमें हम तेल डालते हैं तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण तेल को चारों तरफ से खींच लेता है और फैला देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल कि एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ बनेगा? छवि मतलब फोटो कहाँ बनेगा, और उसको अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा है। तो बताना है उस अवतल दर्पण में वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच के स्थित बिंदु पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कहता है उद्योग में शक्ति की इकाई होता है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई को हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलोरी के उष्मा को ऐसा मात्रा को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विद्युत शक्ति के ऐसा मात्रा को क्या बोलते हैं? तो विद्युत शक्ति के ऐसा मात्रा को वाट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और 1 हॉर्स पावर बराबर है, अश्व मतलब 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति यानी इलास्टिक स्ट्रेन होता है। तो हुक का नियम कब लागू होता है? तो हुक का नियम लागू होता है छोटी होती है तब। हुक का नियम तब लागू होता है जब प्रत्यास्थता क्या होती है? विकृति की छोटी होती है तब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1678 में रॉबर्ट हुक ने प्रयोग के आधार पर नियम का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है, और यह इस प्रकार का था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक का जिक्र आ ही गया है, तो आप लोग को बताना है कि कोशिका का खोज किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो ये वायुयान कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर करने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए तो बर्नौली के प्रमेय का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग विमान के पंख पर लगने वाला उत्थान बल यानी कि लिफ्ट फोर्स है, जिसके कारण विमान की उड़ान संभव होती है, और इस घटना को गतिज उत्थान यानी कि डायनामिक लिफ्ट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। वायुयान के पंख पर उत्थान बल बराबर होता है दबांतर गुणे
पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वप्रथम डैनियल बर्नौली ने ही 1738 में इस नियम को प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको नियम को देने वाले बर्नौली साहब ही थे, लेकिन कब दिए थे? तो 1738 ईस्वी में दिए थे। ये भी आप लोग को याद रखना। और न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार देखें तो प्रत्येक न्यूटन का ये गति का नियम है, जिसे न्यूटन का तृतीय नियम अगर या गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत क्रिया होती है। जैसे रॉकेट के उड़ने में, बंदूक को गोली चलाने में और पीछे की ओर हट जाना। ठीक है, तो रॉकेट के जब बंदूक चलाते हैं तो देखिए पीछे की ओर धक्का देता है। किनारे पर अगर नदी के किनारे नाव पर से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर चला जाता है। तो ये न्यूटन की गति के नियम पर आधारित होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है नाव पर से आधारित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी हम लोग का आँख का वह कौन सा भाग है जहाँ पर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो फोटो बनता है? या जैसे कि आप लोग अभी क्वेश्चन को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, तो आपको इमेज का आँख के किस हिस्सा पर बनता है? तो ये बनता है दृष्टि पटल पर। कहाँ पर? दृष्टि पटल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रक्त पटल के नीचे आँख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे ही रेटिना बोलते हैं। ठीक है, और रेटिना को ही हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। और यह प्रकाश सिराओं को एक विकल्प होती है, ये भी आप लोग याद रखना है। और कॉर्निया नेत्र का बाहरी भाग होता है। कॉर्निया जो होता है हमारी आँखों का बाहरी भाग होता है, ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है शरीर का वजन जो होता है क्या अलग अलग जगहों पर पृथ्वी के अलग अलग होते हैं? तो इसको कह सकते हैं शरीर का वजन जो होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। और ध्रुव कितने होते हैं? ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। और ध्रुव कितने होते हैं? तो भाई ध्रुव दो ही होते हैं। एक होता है नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और एस का मतलब होता है साउथ यानी दक्षिण होता है। तो दो ही ध्रुव है। ठीक है, तो आप नॉर्थ की तरफ जाइएगा तब या साउथ की तरफ जाइएगा तब, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ये दोनों पर किसी भी व्यक्ति का वजन जो है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछेगा, ये ऊपर, तो ऊपर आपको नॉर्थ बताता है, तो ये हो गया आपका ऊपर। ठीक है, तो नॉर्थ जो होता है यानी कि उत्तर जो होता है आपको ऊपर होता है, और साउथ यानी कि नीचे होता है। साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण, तो दक्षिण नीचे होता है। तो कोई पूछेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब उत्तर की ओर जा रहा है, तो उसका वजन में क्या परिवर्तन होगा? तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि भाई ध्रुव की ओर जा रहा है और ध्रुव की ओर जाएगा जैसे जैसे उसका वजन बढ़ते जाएगा। फिर कोई कहेगा कि कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी के केंद्र से नीचे की ओर आ रहा है, तो उसका वजन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि दो ही गो ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों में से किसी और की ओर बढ़ेगा तो वजन किसी व्यक्ति का बढ़ेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं? ठीक है, तो बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं? तो हम लोग यहाँ पर देखें कि बेंजीन, तो बेंजीन का पहला नंबर स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आप लोग खुद बना लीजिएगा, हम इसका आंसर आप लोग को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सिग्मा होगा टोटल 12 गो, पाई बंद हो जाएगा इसमें 3 गो। हमको पूछा था सिग्मा और पाई, ये सिग्मा का सिंबल, ये पाई का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पर 12 गो सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाइएगा कैसे? तो देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर पूछा है बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6, 6 गो इसमें कार्बन होना चाहिए, तो 1। ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ पर डबल सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, सिंगल वाला को सिग्मा बोलेंगे। ठीक है, और डबल वाला को पाई बोला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से सी, थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लेते हैं जगह। चलिए, तो हम थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले लिए, जैसे 6 गो कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं 6 गो कार्बन। ये हो गया सिग्मा। अगर एगो वाला रहेगा तो उसे बोलेंगे सिग्मा बोलेंगे। ठीक है, एगो वाला को सिग्मा बोलेंगे। गिनिए, 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया कि एगो ज़्यादा हो गया। यहाँ पर एगो हो गया, 3 गो, और एगो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 गो, 6 गो हो गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रहेगा और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, और हो गया। इधर क्या हो गया, 3 गो हो गया। और इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, 2 गो हो गया। तो हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5, और एक हाइड्रोजन और रहेगा। कै गो कार्बन है, 1 2, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन छूटा तो नहीं। और यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन हो गया, 6 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। एक हाइड्रोजन कहीं पे छूट रहा है, वो यहाँ पर छूट रहा है। चलिए, तो 3 और 3 इधर को हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर कहेंगे कि हाइड्रोजनों की संख्या क्या होगा, तो 6 गो, ठीक है। कार्बन यहाँ पर देख लीजिए, तो कार्बन हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो कार्बनों की संख्या 6 गो हो गया। जो सिंगल वाला इस तरीके से जो आप लोग को लाइन दिख रहा होगा, ये वाला, इसे बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा की संख्या क्या हो गया, तो सिग्मा की संख्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12 गो, क्योंकि गिनिए 12 गो हो जाएगा। 1 2 3, 3 2 5, 5 है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा गिचिर बिचिर हो गया ये, ठीक है। टोटल 12 गो हो जाएगा। हम सिग्मा आपको गिनाते हैं कलर चेंज करके। जैसे 1 गो हो गया, ठीक है, 2 गो हो, ओ भाई साहब, एगो हो गया ये, 2 गो हो गया ये, ठीक है। 3 गो यहाँ पर हो गया, 4 गो ये हो गया, 5 गो हो गया, 6 7 8 9 10, ठीक है। और कहीं पे छूटा है, 10 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 गो, 2 गो और होगा कहीं पे, यहाँ पर डबल भी है, यहाँ पर है 10। पहला नंबर तो 6 गो कार्बन है, तो 6 गो हाइड्रोजन है, तो 6 गो तो इधर हो जाएगा, और 6 गो एकरा बीच हो जाएगा, तो 12 गो। तो कार्बन, तो सिग्मा यहाँ पर क्या गो हो जाएगा, तो सिग्मा हो जाएगा 12। पाई देखिए, तो पाई डबल वाला होगा, पाई डबल वाला होगा पाई। हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एगो पाई है, तो एगो हो गया। यहाँ पर भी एगो पाई है, तो 2 गो हो गया ये वाला, ठीक है। और एक पाई डबल यहाँ पर है, तो 3 गो हो गया। तो यहाँ पर पाई की जो संख्या है वो 3 गो हो जाएगा, पाई की संख्या 3। तो हाइड्रोजन इसमें 6 गो, बेंजीन में हाइड्रोजन 6 गो होता है, कार्बन 6 गो होता है, सिग्मा 12 गो होता है, और पाई 3 गो होता है, ठीक है। चलिए, चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 12 गो पाई हो जाएगा, 12 गो सिग्मा हो जाएगा, 3 गो पाई बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो डी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा विटामिन है जिसे पीला एंजाइम के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या सी या डी या ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही, कि विटामिन B2 को ही, विटामिन B2 को ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो विटामिन B2 को ही हम लोग जो है पीला एंजाइम के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो पीले रंग का होते हैं जिसमें फ्लेवोप्रोटीन पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। जो पीले रंग के विटामिन होते हैं उसे फ्लेवोप्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन B2 पानी में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन, कोशिकाओं के विकास और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पानी में घुलनशील है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पानी में घुलनशील है, घुलनशील विटामिन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए, अगला 24 नंबर सवाल है कि प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई इथाइल ईथर का। तो प्रथम निश्चेतक के रूप में डाई एथिल ईथर का जो है वो प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम निश्चेतक डाई इथाइल ईथर का जो प्रयोग है वो विलियम मार्टिन ने 1846 में किया था। 1846 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम मार्टिन थे। विलियम मार्टिन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले 1846 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 25 नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो जो नमी देने वाली क्रीम है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सेंटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेंटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन जो है यह नमी देने वाली क्रीमों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा जल और नमक का। जल और नमक जो है वो समरूप है। समरूप कहते किसको है? समरूप होता है क्या है? तो देखिए यह एक समांगी या समरूप मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि नमक पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है और मिश्रण के हर हिस्से में एक एक संरचना समा जाती है। तो पूरी तरीके से जो घुल जाता है उसे समरूप बोलते हैं या समांगी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब बालू और पानी को घोलिएगा तो बालू पानी में नहीं घुलता है तो उसे विसमांगी बोलेंगे, लेकिन पूरी तरीके से घुल जाता है तो समांगी या तो समरूप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हवा और धूलकण को अगर हम लोग बात करें तो हवा में धूलकण जो है नहीं घुलता है तो विसमांगी हो जाएगा, ये भी याद रखें। 27 नंबर क्वेश्चन है, आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान होता है? तो आइसोबार के लिए भौतिक गुण समान होता है द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। ऑप्शन नंबर डी। तो आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान होता है? तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण जो होता है वो समान होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो इनमें से कौन सा अकार्बनिक अणु है? अकार्बनिक अणु है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, इसी को अकार्बनिक अणु बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन का आबंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर खुद से आपको ऑलरेडी दिख रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें सी है तो यानी कि सी संकेत किसका होता है? तो कार्बन का। और कार्बन का संकेत क्या होता है? तो सी। परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इसमें भी आप लोग को कार्बन दिख ही रहा है, बल्कि ये पूरा मीथेन का सूत्र है, क्योंकि मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। इसमें भी आप लोग को कार्बन दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन नहीं है लेकिन इसमें हाइड्रोजन का आबंध जो है बॉन्धन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हमारा जल का सूत्र है, सभी लोग को पता है। और जल के सूत्र में अनुपात पूछता है हाइड्रोजन का, ठीक है, और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन की अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात 1, यानी 2:1 होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21%। और इसे जो है हम लोग सांस में लेते हैं तो 17% छोड़ देते हैं, 4% हमें शरीर में स्टोर करते हैं। जबकि वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो 4.8 से लेकर के 8.4% छोड़ देते हैं। ठीक है, और CH4 गैस जो है जिसे मीथेन कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? तो गाय भैंस के जुगाली में, ठीक है, या दलदली जो क्षेत्र होता है जिसे गिल्ला कहते हैं या धान का खेत हो गया, वहाँ पर पाया जाता है। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, H2O। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, गाइनेकोमैस्टिया क्या है? गाइनेकोमैस्टिया इनमें से क्या है? तो गाइनेकोमैस्टिया जो है एक प्रकार का पुरुषों में स्तनों का विकास करता है। ये एक प्रकार की हार्मोन है जो पुरुषों में स्तनों के असामान्य रूप से बढ़ने की स्थिति को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल कहता है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन, किसका स्टडी किया जाता है? तो इसमें हम लोग शिशु रोग को स्टडी किया जाता है। तो शिशु को जो रोग होता है उसके बारे में स्टडी को ही पीडियाट्रिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल है 31 कहता है ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित किए गए थे। तो ओरल का मतलब होता है मुख, ओरल का मतलब होता है मुख, यानी कि मुख में डालने वाले जो पोलियो वैक्सीन होता है इसका खोज किसने किया था? तो इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये अल्बर्ट साबिन थे। कौन थे? अल्बर्ट साबिन। और अल्बर्ट साबिन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस में दिया गया है?
सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कुछ रोग से संबंधित दिया गया था, इसका स्टडी को हम लोग देख लेते हैं। तो शिशु रोग से संबंधित को पीडियाट्रिक्स कहते हैं, जबकि अस्थि रोग में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, तो इसे बोला जाता है ऑर्थोपेडिक्स, इसे बोला जाता है ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स। जब अस्थि के बारे में अध्ययन करना हो तो ऑर्थोपेडिक्स करना पड़ेगा। हृदय के रोग के बारे में हमें पढ़ना है और स्टडी करना है तो उसमें हम लोग कार्डियोलॉजी का यूज करते हैं, कार्डियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, तो उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है उस डॉक्टर को। नेत्र रोग के बारे में जांच करना है तो ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, नेत्र रोग के बारे में बात करना है यानी स्टडी करना है तो ऑप्थेल्मोलॉजी, एप्थेल्मोलॉजी इसके बारे में स्टडी करना है। जबकि यकृत के उपचार के लिए हेप्टोलॉजी, अगर हम लोग यकृत के बारे में पढ़ना चाहें, यकृत के बारे में स्टडी करना चाहें तो उसे बोलते हैं हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी, ठीक है, हेप्टोलॉजी कहलाता है। अगर कैंसर का स्टडी करना है तब तो कैंसर के स्टडी को हम लोग कहते हैं मेलिडो या मेलिडो कहते हैं ऑन्कोलॉजी, क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर वहीं पर हम लोग संक्रामक रोग, क्योंकि रोग होता है एक संक्रामक रोग होता है और संक्रामक, अगर हम लोग संक्रामक रोग के बारे में स्टडी करना है तो संक्रामक रोग वाला में किसका स्टडी करते हैं, तो मेलियोडोसिस, संक्रामक रोग के बारे में स्टडी करना था उसे कहते हैं मेलियोडोलिस, मेलियोडोलिस, ठीक है। अगर बाय द वे हमें जो है शिशु रोग के बारे में, तो शिशु रोग वाला में पीडियाट्रिक्स हो जाएगा। तो सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम ये भी कर लिए कि ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, अल्बर्ट साबिन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। एडवर्ड जेनर ने चेचक का खोज किया था, चेचक के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, जॉन ई साल्क ने किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि चेचक के टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का टीका का खोज किसने, एडवर्ड जेनर ने। पोलियो वैक्सीन का खोज जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो पोलियो वैक्सीन का खोज किया था जॉन ई साल्क। यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किए थे, प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किए थे। तो प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये भी याद रखना है। जबकि रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि रेबीज जो कुत्ता के काटने से होता है, तो रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, टीका का खोज किसने किया था। तो मेरे प्यारे मित्र बंधु आप लोग जरूर बताइएगा कि रेबीज का टीका का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आइए 32 नंबर सवालों को हम लोग देखते हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, तो मनुष्य के उपयोग के लिए जिसमें वैसा भोजन जिसमें कार्बन की मात्रा हो वैसा भोजन मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। इसको क्यों बेहतर माना जाता है, तो कह सकते हैं इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना इसे उगाया जाता है। इसीलिए हर लोग जो है वो कार्बनिक खेती को उपजाना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि बिना कीटनाशक का प्रयोग किए हुए ही इसको खेती को उपजाऊ करते हैं, फसल को उपजाते हैं, जिससे यह फसल जो होता है मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। पेलाग्रा और स्कॉर्बी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग को हम लोग पेलाग्रा या स्कॉर्बी कहते हैं। क्योंकि पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है और विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी नामक रोग होता है। मसूड़ों से जो खून निकलती है वो विटामिन सी की कमी से ही निकलती है, तो ये भी आप लोग याद रखना है। हम लोग अगर देखें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। कौन सा होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। शुष्क त्वचा होता है जिसमें त्वचा सूखा होता है। अगर हम लोग विटामिन जो है वो B2 की बात करें तो विटामिन B से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, तो विटामिन B2
से होता है त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। ठीक है, वहीं पर हम लोग विटामिन B1 को देखें तो इसे विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। कौन सा, तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होने वाला है। B3 से त्वचा पर दाद निकल जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोक्वालिन होता है और यह रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी को बतलाता है और तंत्रिका तंत्र को नुकसान करने का काम जो है वो विटामिन B12 के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो B12 के कारण होता है। विटामिन C से तो बता ही दिए, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े से खून आना और घाव भरने में काफ़ी समय लगाता है। और विटामिन D की कमी से जो होता है वो रिकेट्स हो जाता है और हड्डियों की कमजोरी होती है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, जबकि जो वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है या ऑस्टियोप्रोसेस नामक बीमारी हो जाती है। तो बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन E को जो है मांसपेशियों में कमजोरी होती है और तंत्रिका तंत्र को नुकसान करने का काम करता है। ठीक है, विटामिन E। और विटामिन K जो है हमारे रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन K जो है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। अगर विटामिन K की मात्रा कम है तो हमारा ब्लड नहीं जमेगा, जिससे टिटनेस नामक बीमारी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर D। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 34 नंबर सवाल ये रहा हम लोग को स्क्रीन पर। 34 नंबर सवाल कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें यहाँ पर दिया गया हार्मोन से संबंधित कि कौन सा हार्मोन से कौन सी क्रियाएं कौन सी प्रक्रियाएं होती रहती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि एड्रीनलिन हार्मोन, तो एड्रीनलिन हार्मोन से क्या होता है, तो गुस्सा और डर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो एड्रीनलिन हार्मोन से गुस्सा और डर होती है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, यहाँ पर दूसरा में है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो महिलाओं में पाए जाने वाली हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे वो ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। और फॉर्मेंस हार्मोन जो होता है ये साथी आकर्षित गंध में ग्रहण शक्ति के माध्यम को पहचानने का काम करता है। तो हमारा जो हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन ये गुस्सा और डर, तो ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, यानी कि 13-42 किस ऑप्शन में है, तो इसमें 13 है 42 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कहता 35 नंबर है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जिसे RRBS की स्थापना कब की गई थी। तो RRB की स्थापना जो है कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में RRB बैंक की स्थापना किया गया था। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में बैंक की स्थापना किया गया था। और वो 4 राज्य कौन सा था है, तो गोवा सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में RRB स्थापित केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया था, सिर्फ गोवा और सिक्किम को छोड़ करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि गोवा जो था वो पुर्तगाल के अधीन था। 1961 में इसको आज़ाद करके गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करता है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था। तो वस्तु एवं सेवा कर को, कर मतलब होता है टैक्स, तो सेवा एवं कर द्वारा वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को जो है माफ़ किया गया या समाप्त किया गया है, तो वो कर हो जाएगा मूल्य संवर्धित कर, मूल्य संवर्धित कर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये प्रत्येक वर्ष जारी करने का कार्य किसके पास है, तो ये जारी करता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 जुलाई कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं जीडीपी कहते हैं, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, इससे पहले जो है आप लोग को बताना है कि जिसको लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर सवाल है सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला था। तो सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था।
असम का जो दार्जिलिंग की चाय है इसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल इंटरफेस होता है, इंडिकेशन होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और यह 10 सालों के लिए मान्यता होता है, 10 सालों के लिए यह मान्य होता है। ठीक है, 10 साल के लिए इसकी पहचान बढ़ जाती है, तो इसको आप लोग याद रखना है। और भारत में दार्जिलिंग चाय जो है 2004 से 2005 में जिससे जीआई टैग में दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा है कि कब दिया गया था, तो 2004 से 2005 में इसको जीआई टैग दिया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना जो है चलिए, तो नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। 12 जुलाई 1982 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, नाबार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाबार्ड को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। ठीक है, तो एन से क्या होता है? तो एन से नेशनल होता है, नेशनल। ए से क्या होता है? तो NA से हो जाता है नेशनल, बी से बैंक और बैंक फॉर, और बी से बैंक हो गया, फॉर हो गया, ए से एग्रीकल्चर हो गया, आर से रूरल हो गया, डी से डेवलपमेंट। तो NA से हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 41 नंबर प्रश्नों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कि अधिनियम खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथन क्या है? तो ये अधिनियम 2013 के साथ साथ ये पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम लोग इसका मुख्यालय देख ले कि नाबार्ड का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग कमेंट्स में इसका हेडक्वार्टर जरूर बताइएगा। इतना बता दें कि इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद, और हैदराबाद अभी तेलंगाना की राजधानी है, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को जो है वो 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था भारत का, आंध्र प्रदेश से टूट करके। वो 10 सालों तक आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद था, लेकिन अब 10 साल बीत गया है तो उसे अमरावती नया राजधानी शिफ्ट किया गया। ठीक है, चलिए ये अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित है? तो जलकुंड लक्ष्मण कुंड है। कौन सा है? लक्ष्मण कुंड जो है वो राजगीर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, ये भी याद रखना है। और ये है कहाँ? तो ये मुंगेर में हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखेगा। अगर हम लोग अन्य जलकुंड को देख ले तो ब्रह्मा कुंड राजगीर में है, ब्रह्मा कुंड राजगीर में हो जाएगा, सप्तधारा राजगीर में हो जाएगा, सूर्य कुंड राजगीर में हो जाएगा, नान कुंड राजगीर में हो जाएगा, गोमुख कुंड राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है जो मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है ये वाला, और सीता कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड मुंगेर में, भीमबाद मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, रामेश्वर सिंह कुंड मुंगेर में है, भराड़ी कुंड मुंगेर में है, अग्नि कुंड गया में। ठीक है, तो अग्नि वाला याद रखिएगा, एगो अग्नि कुंड जो है अग्नि कुंड, ये अग्नि कुंड कहाँ है? तो ये गया में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? तो उदयपुर झील का संबंध पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम चंपारण। जबकि अगर हम लोग बिहार का बात करें तो कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। कांवर झील बेगूसराय हो जाएगा। वहीं पर हम कुशेश्वर झील की बात करें, कुशेश्वर झील की बात करें तो कुशेश्वर झील हो जाएगा दरभंगा में, कुशेश्वर झील हो जाएगा। घोंघा चाब कहाँ हो जाएगा? तो घोंघा चाब जो हो जाएगा, घोंघा चाब हो जाएगा कटिहार में हो जाएगा। भूसरा मन कहाँ है? भूसरा मन, तो भूसरा मन झील कहाँ है? तो भूसरा मन झील मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर?
मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें ब्रह्मपुरा झील कहाँ है, तो ये भी मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर केसरिया चौर देखें, केसरिया चौर देखें तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। कहाँ पर, पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम लोग देखें चैता चौर, तो चैता चौर कहाँ है, तो ये हो जाएगा खगड़िया में, ठीक है, चैता चौर खगड़िया में हो जाएगा। वहीं पर हम लोग बात करते हैं मानसी चौर, तो मानसी चौर कहाँ है, तो मानसी चौर हो जाएगा ये भी खगड़िया में। ठीक है, मानसी चौर कहाँ है, चैता चौर कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, और भरथुआ चौर कहाँ है, तो भरथुआ चौर जो है ये है मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर भगवा चौर देखें, तो भगवा चौर कहाँ है, तो ये हो जाएगा सहरसा में, ठीक है, ये सहरसा में हो जाएगा। जबकि सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, ये आप लोग को कमेंट्स में बताना है। ठीक है, हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था, 1856 में, और ये कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी बंद थे उन्होंने किया था, क्योंकि इनको जो है वो जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में इसे मिट्टी का धरा दिया, तो इसको विरोध करने के लिए 1856 ईस्वी में इन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी हैं पहले इन्हें पीतल का लोटा था, लेकिन बाद में मिट्टियों का लोटा थमा दिया, तो इन्होंने विरोध कर दिया। अगला क्वेश्चन है 46 बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो सी। और कब से कब तक, तो 1967 से 1968 तक रहे थे, ये भी आप लोग को याद रखना है। जबकि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, आज़ादी से पहले इसे जो है, यानी कि आज़ादी से पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, लेकिन जब आज़ादी मिल गया तो हम लोग मुख्यमंत्री कहने लगे, तो मोहम्मद यूनुस 1937 में बने। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जब हम लोग आज़ाद हो गए तब प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के बने श्री कृष्ण। और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। और बिहार की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अभी तक सिर्फ राबड़ी देवी बन चुकी हैं, जो तेज प्रताप तेजस्वी जी की माता जी हुई, लालू यादव जी की पत्नी। और बिहार के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह थे। ठीक है, और बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो थे वो नीतीश कुमार जी हो जाएंगे, और इस बार तो 10वीं बार शपथ ग्रहण करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है, तो भारत की वर्तमान स्थलाकृति जो है वो प्लीस्टोसीन युग में सुनिश्चित की गई है। प्लीस्टोसीन युग, ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, तो बी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीय हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कश्मीर घाटी अवस्थित है, तो कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, तो शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है हम लोग काली मिट्टी को मानते हैं। काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को ही हम लोग रेगूर मिट्टी कहते हैं। रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मिट्टी पाया जाता है गुजरात महाराष्ट्र में पाया जाता है। गुजरात महाराष्ट्र में
पाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और यह कपास की खेती के लिए अच्छे माना जाता है, कपास की खेती के लिए अच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को कछाड़ या दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहला महाराष्ट्र में, दूसरा गुजरात में, तीसरा राजस्थान आता है, ये भी याद रखिएगा। और इस मिट्टी में लोहा, चूना और एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इस मिट्टी में किस किस की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें Fe यानी लोहा का, ठीक है। इसमें जो है आप लोग को चूना पत्थर का मात्रा पाया जाता है, इसमें एल्युमिनियम की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सभी संकेत लिखें। मैग्नीशियम का संकेत Mg, परमाणु संख्या 12, कैल्शियम का संकेत Ca होता है और इसका 20 होता है 20 परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, संकेत Al होता है, और आयरन का 26 होता है परमाणु संख्या, संकेत इसका Fe होता है। तो ये सब चीज़ इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अंडी, सब्जियां, खट्टे फलों की खेती के लिए ये काफ़ी होता है काली मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वैसा टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे ज़्यादा वनावरण परसेंटेज में है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन पाया जाता है। तो 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो वन वाला टाइगर रिजर्व वो पक्के टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। टोटल 97.5% वन से आच्छादित है, इसीलिए ये सर्वाधिक परसेंटेज के मामले में पक्के टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा इनमें से शामिल नहीं है, तो देखिए इनमें से शामिल है पोंचपांद परियोजना गोदावरी नदी पर है, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है, ये सही है। बाकी ये वाला गांधी सागर बांध जो है ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर रॉन्ग वाला को चुना था, तो यही सही है, ठीक है। चलिए क्योंकि ये जो है वो चंबल नदी पर है, कहाँ पर है, ये चंबल नदी पर है, तो याद रखिएगा चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, ये चंबल नदी पर अवस्थित है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है, तो सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है वो किस घाटी में है, तो ये हो जाएगा सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी में सिंगरौली हो जाएगा। और सोन नदी घाटी अधिकांशतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है, MP और UP के क्षेत्र में आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 55 नंबर सवाल है, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था, तो इसको सहयोग करने वाला कौन सा देश था, तो वो था भाई सोवियत संघ, जिसे USSR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, USSR बोलते हैं रसिया को, क्योंकि जब इसे 15 देश टूट गया तब जाकर के ये रूस बन गया, न तो उससे पहले USSR कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वही USSR जो भारत का सबसे अच्छा खासा मित्र है, जिसे रूस बोलते हैं, और उसकी राजधानी कहाँ है, मॉस्को, जो यूरोप में पड़ता है, और उसकी मुद्रा हो जाएगा रूबल, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है ये आप लोग को कमेंट्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा क्लास लंबा ना हो इसके लिए 55 क्वेश्चन को डिस्कशन इसमें रखते हैं, बाकी हम लोग इसका ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आ जाएगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी इसका सुबह का टाइमिंग क्या है, तो सुबह को 4 बजे आप लोग को करंट अफेयर्स का क्लास जो है सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सुबह आप लोग का 4 बजे जो है वो करंट अफेयर्स का क्लास आ जाएगा, SPD का आता है करंट अफेयर्स का क्लास आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको 11 बजे और शाम को 7 बजे, 11 और शाम को 7 बजे ये 2 क्लास आप लोग को आते रहता है। तो थोड़ा सा फीवर है तो क्लास में थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस सभी का PDF के लिए आप अध्ययन सागर वाला सर्च करके, क्योंकि सेम नाम से यूट्यूब का जो हम लोग का यूट्यूब का नाम है उसी नाम से उसी लोगों के साथ आप लोग को टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए, वहाँ से भी, या डायरेक्ट आप लोग सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से फ्री PDF सभी का ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद।